वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू पर। आज इस वीडियो में हम नेशनलिज्म इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 4 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप जब भी मैं डालूँ आप उसको देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं क्या है। What was the objective of Simon Commission? Why was it opposed in India? यानी साइमन कमीशन क्या था और ये भारत में इसका विरोध क्यों किया गया। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था उसका इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या इफेक्ट पड़ा था, उससे आगे का आज हम शुरू कर रहे हैं। या फिर ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। साइमन कमीशन वाज ग्रीटेड विद स्लोगन गो बैक साइमन एट अराइवल इन इंडिया, सपोर्ट दिस रिएक्शन ऑफ इंडियंस विद आर्गूमेंट्स। यानी कि जब भारत में साइमन कमीशन आया तो उसका स्वागत किया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, इस नारे के साथ उसका स्वागत किया गया। तो कह रहे हैं कि इसके बारे में आप अपने शब्दों में लिखिएगा। तो आंसर देना, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन बनाने के क्या उद्देश्य थे। द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टेचुरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। मतलब जो नई टोरी सरकार थी उसने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, फिर इट वाज सेट अप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब के लिए। जो राष्ट्रवादी आंदोलन किए जा रहे थे उनके लिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया था। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। यानी कि इसका बनाने के पीछे इनका मकसद था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का ये अध्ययन करेगा और उसके बारे में अपने सुझाव भी देगा कि क्या बदलाव किया जाना चाहिए। तो इस उद्देश्य से साइमन कमीशन बनाया गया था। अब बात ये होती है कि इसका अपोज क्यों हुआ, इसका विरोध क्यों हुआ। तो देखते हैं। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। यानी जो प्रॉब्लम ये थी भारतीयों को इससे कि इसमें एक भी इंडियन पर्सन शामिल नहीं किया गया था, सभी मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश ही थे। तो इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। When the Simon Commission arrived in India in 1928, जब साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया, it was greeted with the slogan go back Simon। और जब भारत में साइमन कमीशन की एंट्री होती है 1928 में, तो उसका स्वागत किया गया साइमन कमीशन गो बैक, इसके नारों से उसका स्वागत जो है किया गया था। ऑल पार्टी यानी सभी पार्टियां इंक्लूडिंग द कांग्रेस को शामिल करते हुए एंड द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग को भी शामिल किया इसमें, पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। यानी कि सभी लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। तो स्टूडेंट्स, ये था कि किन कारणों से साइमन कमीशन का यहाँ पर विरोध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट वाज एफर्ट डन बाय लॉर्ड इरविन टू विन ओवर द ओपोज साइमन कमीशन बाय इंडियंस। यानी साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे इंडियन, तो लॉर्ड इरविन ने उनको दबाने के लिए, फिर उनको किसी तरीके से अपनी बातों में लेकर आने के लिए क्या किया था। या फिर What was the proposal given by Lord Irwin for calm down oppose the Simon Commission? साइमन कमीशन के अपोजिशन में जो लोग तैयार खड़े हुए थे उसको किस तरीके से लॉर्ड इरविन ने सही किया था, किस तरीके से दबाया था, शांत किया था। आंसर में देखते हैं क्या है। द वाइसराय लॉर्ड इरविन, जो वाइसराय था लॉर्ड इरविन, अनाउंस इन अक्टूबर 1920 ए वॉगे ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। यानी कि लॉर्ड इरविन ने, जो वाइसराय इरविन था, उसने एक गोलमोल सा अक्टूबर 1929 में गोलमोल सा
भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की घोषणा कर दी। अभी डोमिनियन स्टेटस क्या है इसे प्लीज़ आप समझ लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत में थी उसने बहुत सारी कॉलोनी बनाई थी, उन कॉलोनी में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चलता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एक कॉलोनी को कुछ राइट्स दे दिए थे, यानी क्या राइट्स दिए थे कि आपकी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट होगी, लेकिन आपको 3 बातों पर छोड़ करके बाकी सभी नियम आप बना सकते हैं। वो 3 बातें क्या कहती? नंबर 1, डिफेंस पर आप कोई भी अपना नियम नहीं बनाएंगे, कोई कानून नहीं बनाएंगे। कम्युनिकेशन पे आप अपना कोई नियम या कानून नहीं बनाएंगे। और फॉरेन जो आपके रिलेशन होंगे, विदेशी रिलेशन होंगे, उन पर भी आप कोई भी नियम या फिर कानून नहीं बनाएंगे। बाकी सब पर आप अपने खुद के नियम बना सकते हैं। तो ये था डोमिनियन स्टेटस। तो इस तरीके से लॉर्ड इरविन ने ये बात भारतीयों के आगे रख दी थी। उसके बाद में देयर वाज एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, यानी कि साथ में ये भी नहीं बताया था कि ये कब तक होगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई थी। इट मीन्स एक तरह से ऐसा मान लो कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब अच्छे दिन आएंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कब आएंगे। उसके बाद में अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस आ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल मतलब गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो ये लॉर्ड इरविन ने कुछ एक प्रपोजल रखे थे भारतीयों के आगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ साल्ट मार्च, यानी साल्ट मार्च के जो मेन फीचर्स हैं वो बताने हैं, या फिर एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डांडी मार्च को बताना है क्या था ये, या फिर वाई डिड गांधी जी फाइंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनिटी द नेशन, यानी कि कैसे गांधी जी ने ये माना कि जो नमक है एक पावरफुल सिंबल है सभी भारतीयों को एकता में बांधने के लिए। आंसर आप देखेंगे। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनिटी द नेशन, यानी गांधी जी ने उसको एक नेशन को एक सूत्र में बांधने का एक पावरफुल सिंबल समझा, माना। ऑन 31 जनवरी 1930 31 जनवरी 1930 को ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। 1930 में गांधी जी ने एक लेटर वायसराय इरविन को भेजा था जिसमें उन्होंने 11 मांगे अपनी रखी थी। द मोस्ट स्ट्रिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबोलिश द सेल टैक्स। उन्होंने इसमें क्या कही थी कि जो 11 डिमांड थी, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात रखी थी कि नमक कर, जो नमक पर टैक्स था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक मेन बात रखी थी। सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम बाय द रिच एंड पुअर अलाइक एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड, यानी कि ये एक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी एजेदारी को खत्म करना महात्मा गांधी ने बहुत ज़रूरी बताया था। द टैक्स ऑन साल्ट गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, जो गवर्नमेंट को इसके ऊपर मोनोपोली मिली हुई थी, यानी कि उस पर टैक्स लगा सकती थी। महात्मा गांधी ने घोषणा करी रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू था महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च accompanied by 78 of the trusted volunteers। गांधी जी ने जो ये साल्ट मार्च स्टार्ट किया था अपने 78 विश्वस्त, जो उनके बहुत ही जानकार थे, जिन पर बहुत विश्वास करते थे, ऐसे वॉलंटियर्स के साथ इसकी शुरुआत करी थी। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, यानी कि 224 मील की दूरी तय से स्टार्ट हुआ, यानी कि यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक एक जगह थी गुजरात में, तटीय कस्बे में जाकर वो खत्म हो जाती है। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी, 6 अप्रैल को वो डांडी पहुँचे एंड सेरेमनियली वोलेटेड द लॉ
मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, यानी कि 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंच जाते हैं और उन्होंने समुद्र का पानी उबाला और नमक का बनाना शुरू कर दिया और इससे नमक कानून का उल्लंघन हुआ। नोट, अब देखिएगा इसमें मैंने कुछ आपके लिए मेन चीज़ बताई है। क्या नोट, पॉइंट नंबर 1 to 5 यानी कि 1 से लेके 5 तक जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट नंबर 8, गांधी जी फाइंड इन सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनिटी द नेशन, यानी कि जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको नंबर 3 यानी लास्ट में जो क्वेश्चन दिखा रखा है, व्हाई डिड गांधी जी फाइंड सॉल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनिटी द नेशन, एक्सप्लेन। इसके लिए आपको पॉइंट नंबर 1 से लेकर 5 तक एग्जाम में लिखना होगा और पॉइंट नंबर 8 लिखना होगा इसके आंसर के लिए। बाकी पूरा डांडी का जो आपका मार्क्स था वो सारा इसमें बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि आपको डिफरेंस बताना है इसमें सिविल डिसओबीडियंस में मूवमेंट में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। चलिए देखते हैं क्या और कैसे आता है। हाउ वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बात एक ही है। देखते हैं आंसर में। ये आपको टेबल के थ्रू हमने समझाया ताकि आप इजीली इसको एग्जाम में लिख के आ सकें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर्सेस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सीरियल नंबर, नॉन कोऑपरेशन में बात करते हैं पहले। इट मीन्स टू रिफ्यूज टू कोऑपरेट गवर्नमेंट, यानी नॉन कोऑपरेशन में गांधी जी ने कहा था कि आप इनको सहयोग करने से मना कर दीजिए। सिविल ओबीडियंस में क्या कहा है, इट मीन्स टू रिफ्यूज टू ओबे द लॉ फॉर्म बाय द ब्रिटिश। यहाँ पर लॉ को मानने से मना किया है गांधी जी ने। ठीक है, दोनों में अंतर है देखिएगा। वहाँ पर तो सहयोग करने से मना किया है, यहाँ पर लॉ यानी कानून जो थे उनको मानने से मना कर दिया था। उसके बाद में दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड टू यूनिफाई हिंदूज एंड मुस्लिम। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी लॉन्च किया था वो हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ करने के लिए क्या था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च टू अटेन पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण तरीके से स्वराज भारत में आ जाए, इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। नंबर 3, दिस मूवमेंट बिगेन इन द ईयर ऑफ 1921। ये तो 1921 में स्टार्ट हुआ था। क्या, एनसीएम यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ये स्टार्ट हुआ था दिस मूवमेंट बिगेन इन 1930 में स्टार्ट हुआ था। नंबर 4, व्हेन वुमेन डिडंट पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट एट ऑन अ लार्ज स्केल, यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जो लेडीज़ थी वो लार्ज स्केल पर शामिल नहीं हुई थी, लेकिन इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये लार्ज स्केल पर शामिल हुई थी। देखो लिखा है वीमेंस पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट ऑन लार्ज स्केल। उसके बाद में देखिएगा नंबर 5 में, द मेन कॉज फॉर दिस मूवमेंट इंक्लूड मास केयर एट द जलियांवाला बाग एंड द रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट के विरोध में इसको गांधी जी ने लॉन्च किया था, ये इसका मेन रीज़न था। उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस देखेंगे। द मेन कॉज फॉर दिस मूवमेंट इंक्लूड द अनजस्ट लॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द फेलियर ऑफ साइमन कमीशन, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अनजस्ट यानी अन्याय पूर्ण जो कानून बना दिए गए थे और साइमन कमीशन जो फेल था हमारे भारत में, उसके खिलाफ ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बनाया था। स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे लोगों ने आंदोलन को लिया था, लोगों ने कैसे उसमें पार्टिसिपेशन किया था। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए ताकि सभी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी कीजिएगा। गुड बाय।